हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, मैं आपके लिए एक और नया सेशन लेके आया हूँ केमिकल बॉन्डिंग का। और ये सेशन इस चैप्टर का लास्ट सेशन है और इस सेशन के साथ मैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को फिनिश कर दूंगा। क्लियर है? आई नो इस चैप्टर के मैंने बहुत सारे सेशन बना दिए हैं, बट जितने भी बनाए हैं सेशन कमाल के हैं। अब जाके ढंग से सुने उन्हें, आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। हर पॉइंट को मैंने डिटेल में कवर किया है। जाके सुनिए, इंटरेस्टिंग सेशंस बनाए हैं मैंने, लेक्चर्स बहुत बेहतरीन तरीके से दिए हैं केमिकल बॉन्डिंग के। जिस बच्चे को प्रॉब्लम थी, अगर उसने मेरे सेशन सुन लिए, मैं गारंटी बोल रहा हूँ 1% प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तसल्ली से सुनना और नोट्स बनाना साथ ही साथ, गारंटी है आपको केमिकल बॉन्डिंग आसान लगने लगेगा डेफिनेटली। क्लियर है? तो अब इस लास्ट सेशन में आज मैं जो टॉपिक कवर करने जाऊंगा वो है रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस टॉपिक के साथ आपके सारे कंसेप्ट फिनिश होते हैं केमिकल बॉन्डिंग। क्लियर है? तो इंटरेस्टिंग सेशन है, मजा आएगा, बहुत इजी है, ध्यान से सुनना। हाँ या ना? तो जल्दी से कॉपीज निकाल लो और नोट्स बनाते चलें साथ साथ। क्लियर है? नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो शुरू कर रहा हूं मैं रेजोनेंस, ध्यान दीजिएगा। रेजोनेंस क्लियर है? अब ये रेजोनेंस का जो आइडिया है वो कब हमें आया, किस वजह से आया, वो सुनना। तो सुनिएगा। आइडिया ऑफ रेजोनेंस वाज ओरिजिनेटेड बाय एप्लीकेशन ऑफ वेव मैकेनिक्स। क्लियर है? वेव मैकेनिक्स के कंसेप्ट के एप्लीकेशंस की वजह से आया। तो आइडिया ऑफ रेजोनेंस वाज ओरिजिनेटेड बाय एप्लीकेशन ऑफ वेव मैकेनिक्स टू द थ्योरी ऑफ वैलेंसी। जब वैलेंसी की थ्योरी में हमने वेव मैकेनिक्स के एप्लीकेशंस लगाए, तब हमें रेजोनेंस की जरूरत पड़ी। क्लियर है? या रेजोनेंस का आइडिया आया, हमने सोचा कि ऐसा कोई ना कोई काम हो रहा होगा जिसकी वजह से हमें इस टाइप की प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व हो रही है। अब असल में हमने ऑब्जर्व क्या किया वो बता रहा हूं। क्लियर है? जो एक्चुअल मतलब है रेजोनेंस का वो। तो आइडिया कहां से आया? जब हमने थ्योरी ऑफ वैलेंसी में वेव मैकेनिक्स के एप्लीकेशन लगाए, तब हमें पता लगा रेजोनेंस जैसी कोई चीज हो सकती है। तब आइडिया आया, कोई ना कोई ऐसा कंसेप्ट है जिस वजह से ये चेंजेस दिख रहे हैं। अब रेजोनेंस होती क्या है? आइडिया तो समझ गए कहां से आया, अब होती क्या है वो सुनना। रेजोनेंस इज यूज्ड व्हेन अ सिंगल स्ट्रक्चर कैन नॉट बी असाइन्ड टू अ मॉलिक्यूल टू एक्सप्लेन इट्स ऑल प्रॉपर्टीज। तो रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमेना है, या फिर रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमेना है जो हम कब यूज करते हैं। रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमेना है जो हम कब यूज करते हैं, जब एक मॉलिक्यूल को हम उसके सिंगल स्ट्रक्चर से हम उसकी सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन ना कर पाए, तब आती है ये रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स हमें ऐसे मिलते हैं जिनके एक स्ट्रक्चर से हम उनकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उस मॉलिक्यूल के हमें नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं, तब जाके वो सारे स्ट्रक्चर्स मिलके उस एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को रिजेंबल करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं। तो इसीलिए हमें रेजोनेंस की जरूरत पड़ी। क्लियर है? क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका एक स्ट्रक्चर उनकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से हमें रेजोनेंस की जरूरत पड़ी। क्लियर है? इसी वजह से हमें रेजोनेंस की जरूरत पड़ी। क्लियर है? अब रेजोनेंस होती क्या है? जब एक मॉलिक्यूल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स बना के अपनी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करें, उसी को हम रेजोनेंस कह देते हैं। जब एक मॉलिक्यूल अपने नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स बना के अपनी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्रेस करे या एक्सप्लेन करे, तो उस फिनोमेना को हम रेजोनेंस बोल देते हैं। दैट्स इट। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे सुनना जरा ध्यान से। N2O का एग्जाम्पल लेता हूं। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है N2O। कौन है? N2O, लाफिंग गैस। क्लियर है? इस मॉलिक्यूल में जो हमें नाइट्रोजन की NN बॉन्ड लेंथ मिलती है वो मिलती है 1.12 एंगस्ट्रॉम, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो बॉन्ड लेंथ मिलती है वो मिलती है हमें 1.19 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? क्या N2O एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हमें नाइट्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ मिली वो मिली 1.12,
और NO की जो बॉन्ड लेंथ मिली वो मिली 1.19। और असल में ये ऐसी बॉन्ड लेंथ की वैल्यू है जो ना तो सिंगल बॉन्ड की है, ना ही डबल बॉन्ड की है, ना ही ट्रिपल बॉन्ड की है। तो ये जो बॉन्ड लेंथ की वैल्यूज है, यहां पर जो मैंने बॉन्ड लेंथ की वैल्यूज है, ये एक ऐसी वैल्यू है जो ना सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर पाती, ना ही डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, ना ही ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सर ये वैल्यूज आई कैसे, ऐसी वैल्यूज कैसे हमें मिली बॉन्ड लेंथ की? तो जब हमने ऑब्जर्व किया NN ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ हमें 1.1 एंगस्ट्रॉम मिल रही थी और N डबल बॉन्ड N की बॉन्ड लेंथ हमें 1.2 एंगस्ट्रॉम मिल रही थी। बट जब हम N2O मॉलिक्यूल को देखते हैं तो उसमें हमें बॉन्ड लेंथ ना तो 1.1 मिली, ना ही 1.1, ना ही 1.2 मिली। हमें कितनी मिली बॉन्ड लेंथ उसकी? 1.12। तो ऐसा क्या हुआ N2O मॉलिक्यूल में जो नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ ना तो 1.1 आ पाई, ना 1.2 आ पाई? क्योंकि N2O को जब हम स्ट्रक्चर जनरली बनाते हैं तो दो पॉसिबिलिटी रखते हैं, दो तरीके से बनाया जाता है। N ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O प्लस माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। इसी तरीके से N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सॉरी, क्लियर है? अब यहां पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है प्लस माइनस, क्लियर है? तो ये दो पॉसिबल तरीके से हम लोग N2O का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जनरली हमारे हिसाब से किसी ने ये बनाया और किसी ने ये बनाया। मान लो मैंने ये बनाया, मेरे पार्टनर ने ये बनाया, तो मेरे अकॉर्डिंग जहां पर मैं इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करके बॉन्ड लेंथ की बात लिखता है N2O के लिए, तो मुझे पता होती NN बॉन्ड लेंथ तो मेरी कितनी आएगी? 1.1 आएगी और NO बॉन्ड लेंथ कितनी आएगी? 1.36। वहीं पे मेरा जो दूसरा पार्टनर था वो भी N2O पे ही काम कर रहा था, उसने बोली नहीं तू गलत है, मेरे अकॉर्डिंग NN बॉन्ड लेंथ आएगी 1.2 और NO बॉन्ड लेंथ आएगी 1.15। तो अब बात आती है कि मैं सही हूं या मेरा पार्टनर सही है, क्योंकि N2O के ये दोनों स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल है N2O में, ये क्लियर है? अब बात ये आती है कि मेरी बॉन्ड लेंथ सही है मेरे अकॉर्डिंग बॉन्ड लेंथ सही है N2O की, या मेरे दोस्त के या मेरे पार्टनर के अकॉर्डिंग बॉन्ड लेंथ सही है N2O की? तो हम दोनों ही गलत है। वैसे हम दोनों ही गलत है। ना तो N2O में NN बॉन्ड लेंथ 1.1 होती, ना ही N2O में NN बॉन्ड लेंथ 1.2 होती। असल में जो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ मिली N2O में वो हमें मिली 1.12। इसी तरीके से ना तो NO बॉन्ड लेंथ हमें 1.36 मिली मेरे अकॉर्डिंग, ना ही मेरे दोस्त के अकॉर्डिंग NO बॉन्ड लेंथ 1.36 नहीं मिली मेरे अकॉर्डिंग, और मेरे दोस्त के अकॉर्डिंग ना ही 1.15 मिली। हमें NO बॉन्ड लेंथ मिलके कितनी आई? 1.19। तो भाई या तो मैं गलत हूं या वो गलत है, या हम दोनों ही गलत है। मेरे ख्याल से हम दोनों ही गलत है, नहीं है, हम दोनों सही है अपनी अपनी जगह, हम दोनों अपनी अपनी जगह सही है, क्लियर है? और ये N2O की बॉन्ड लेंथ अपनी जगह सही है। जब हम बात करते हैं इस टाइप के चेंजेस की, हमें जो स्ट्रक्चर पता है उसके अकॉर्डिंग हमने बॉन्ड लेंथ प्रिडिक्ट करी, और दूसरे स्ट्रक्चर को जो पता है उसने अपने अकॉर्डिंग बॉन्ड लेंथ प्रिडिक्ट करी। बट जब हम इसकी एक्चुअल बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो वो दोनों ही स्ट्रक्चर से डिफरेंट निकल के आती है। ये है रेजोनेंस की वजह से। ऐसा हुआ बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। क्यों? सुन ले जरा। क्योंकि है तो वही मॉलिक्यूल N2O, तो हम बोलते हैं इस NN बॉन्ड में हमें ट्रिपल बॉन्ड का कैरेक्टर भी मिलेगा और डबल बॉन्ड का कैरेक्टर भी मिलेगा। तो इन शॉर्ट एक्चुअल में N2O ना तो इसकी तरह है ना ही इसकी तरह, इन दोनों के हाइब्रिड की तरह है। इन दोनों के हाइब्रिड, एक मिक्सचर वाला, एक मिक्स करके हमने स्ट्रक्चर बना दिया जिसे हम हाइब्रिड कहते हैं। असल में N2O ना तो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा ना ही इस तरीके से। एक्चुअल में जो N2O का स्ट्रक्चर होगा वो इन दोनों स्ट्रक्चर का हाइब्रिड होगा। अब जब इन दोनों का हाइब्रिड होगा तो डेफिनेटली बॉन्ड लेंथ ना ये होगी ना ये होगी, कुछ अलग ही होगी। एक्चुअल में एवरेज निकाला जाता है, इसकी बॉन्ड लेंथ इसकी बॉन्ड लेंथ का, और जो भी एवरेज वैल्यू आए उससे हल्की सी कम होती है एक्चुअल बॉन्ड लेंथ की वैल्यू। जो भी एवरेज वैल्यू आए उससे हल्की सी कम होती है एक्चुअल बॉन्ड लेंथ की वैल्यू हाइब्रिड वाले स्ट्रक्चर की। तो ऐसा होने का कारण क्या है? रेजोनेंस। कि हमें अपने अकॉर्डिंग बात चल रही थी तो हम सोच रहे थे NN बॉन्ड लेंथ या तो 1.1 मिलेगी या 1.2 मिलेगी, और NO बॉन्ड लेंथ देख रहे तो 1.15 मिलती या 1.36 मिलती, बट दोनों ही नहीं मिली क्योंकि रेजोनेंस है। तो N2O का मॉलिक्यूल की कुछ प्रॉपर्टीज तो ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा है और कुछ प्रॉपर्टीज ये स्ट्रक्चर। तो एक्चुअल में N2O मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होगा? इन दोनों का हाइब्रिड होगा। क्या होगा? इन दोनों का
हाइब्रिड। क्या ऐसा स्ट्रक्चर होगा? इन दोनों का हाइब्रिड, जो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे हम इस प्लेन पर ड्रॉ नहीं करते। ये हाइब्रिड एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो हम इस प्लेन पर ड्रॉ नहीं करते या नहीं कर सकते, ये बोल दीजिएगा, जो हम इस प्लेन पर ड्रॉ नहीं कर सकते। अब ये चेंजेस हमें क्यों दिखे बॉन्ड लेंथ में? ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि N2O का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है या N2O का जो स्ट्रक्चर है वो एक नहीं है, वो दो स्ट्रक्चर है, एक इस टाइप का और एक इस टाइप का। क्लियर है? तो दो स्ट्रक्चर होने की वजह से इसमें बॉन्ड लेंथ की वैल्यूज एवरेज निकल के आई और एवरेज से थोड़ी कम निकल के आई बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो ये सिंपल सा फिनोमेना है। इस टाइप के केस हमें मिले, इसी वजह से रेजोनेंस का फॉर्मूला या रेजोनेंस का फिनोमेना आया, क्योंकि हम N2O का जो प्रॉपर्टीज की एक्सप्लेनेशन है वो केवल इस मॉलिक्यूल के बेसिस पे नहीं दे सकते, क्योंकि N2O की कुछ प्रॉपर्टीज ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा होगा और कुछ प्रॉपर्टीज ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा होगा, और फिर तो इस हिसाब से तो हमारे अकॉर्डिंग दोनों ही स्ट्रक्चर N2O के होने चाहिए। तो हम बोल देते हैं रेजोनेंस मिलती है तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा N2O का वो इन दोनों स्ट्रक्चर का हाइब्रिड होगा, जो कि हम इस प्लेन पर ड्रॉ नहीं कर सकते। इसी वजह से हमें NN बॉन्ड लेंथ ना तो ये दोनों मिलती, ना ही NO बॉन्ड लेंथ हमें ये दोनों मिलती। हमें NN बॉन्ड लेंथ जो एक्चुअल मिली वो मिली 1.12 और NO बॉन्ड लेंथ जो एक्चुअल मिली वो मिली हमें 1.19। रीजन? ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। तो अब बात आती है रेजोनेंस है तो इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे? इन स्ट्रक्चर्स को बच्चों बोला जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बोला जाता है? इन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर कैनोनिकल फॉर्म्स। दो नाम है। क्या? इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, क्योंकि रेजोनेंस हो रही है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। क्लियर है? या फिर कैनोनिकल फॉर्म्स, या फिर कैनोनिकल फॉर्म्स। तो रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमेना है जब किसी मॉलिक्यूल की हम प्रॉपर्टीज एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो हमें उस टाइप के मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस का फिनोमेना ऑब्जर्व होता है। और रेजोनेंस क्या है? जब एक मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करे तो इस कंडीशन को हम रेजोनेंस कहते हैं। जब एक मॉलिक्यूल के हमें नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स मिले और वो सारे स्ट्रक्चर मिलके उस पर्टिकुलर जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है उसकी सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करें, बट ये नहीं होगा कि उन स्ट्रक्चर्स में से केवल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सब, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है इन दोनों में से जो उस N2O की अकेला सारी प्रॉपर्टीज, दोनों मिलके भले ही एक्सप्लेन कर देंगे सारी प्रॉपर्टीज, बट अगर आप सोचो ये मॉलिक्यूल ही सारी कर देगा एक्सप्लेन तो नहीं होगा, या ये मॉलिक्यूल ही N2O की सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दे नहीं होगा। बट हम ये कह सकते हैं कि ये सारे स्ट्रक्चर आपस में मिलके एक साथ उस एक्चुअल मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं रेजोनेंस। क्लियर है? तो आगे वही लिखा है, दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो क्या बोल देते हैं हम इन्हें? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। शॉर्ट में मैं RS लिख देता हूं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये फर्स्ट, ये सेकंड। क्लियर है? दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल फॉर्म्स, या फिर कैनोनिकल फॉर्म्स, या फिर एक और नाम है कॉन्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स। क्या? क्योंकि ये दोनों ही तो कंट्रीब्यूट कर रही हैं N2O के एक्चुअल स्ट्रक्चर में, ये दोनों ही तो कंट्रीब्यूट कर रही हैं एक्चुअल N2O के स्ट्रक्चर में। क्लियर है? तो ये तीन नाम यूज किए जाते हैं। बट इसके साथ साथ नाइदर ऑफ दीज टू रिप्रेजेंट द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। ये भी इन्होंने साफ कर दिया कि है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बट इनमें से कोई भी एक्चुअल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं करता। जो एक्चुअल होगा वो इन दोनों का हाइब्रिड होगा। ये नहीं है कि ये उस एक्चुअल स्ट्रक्चर को रिजेंबल कर रहा है पूरा पूरा, ये उसको। नाइदर ऑफ देम रिप्रेजेंट द एक्चुअल स्ट्रक्चर। इनमें से कोई भी अपने आप में एक्चुअल स्ट्रक्चर को रिजेंबल या रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अगर हमें एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाना भी पड़े तो हम इन दोनों का हाइब्रिड बनाते हैं। तो इन दोनों का हाइब्रिड जो कि इस प्लेन पर ड्रॉ नहीं किया जा सकता, जो कि इस प्लेन पर ड्रॉ नहीं, वही बोल रहा है। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल फॉर्म्स या कॉन्ट्रीब्यूटिव फॉर्म्स। क्लियर है? और साथ ही साथ इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से कोई सा भी एक्चुअल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं करता। क्लियर है? तो कौन करता है रिप्रेजेंट? इन दोनों का हाइब्रिड। तो वही लिखा है, एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल आ गया इज द हाइब्रिड ऑफ दी स्ट्रक्चर्स। जो एक्चुअल मॉलिक्यूल होगा N2O का वो इन दोनों स्ट्रक्चर का हाइब्रिड होगा। क्या? एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, किसका? N2O मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो असल में इन दोनों स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड होगा। तो वही लिखा है, एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल इज द हाइब्रिड ऑफ दी स्ट्रक्चर विच कैन नॉट बी पॉसिबल टू रिप्रेजेंट ऑन पेपर।
जो कि हम पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते, जो कि हम इस पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते। दैट्स इट। क्लियर है? हाँ या ना? आगे सुनना। क्या? अब रेजोनेंस आई किस वजह से? मेन कारण यही है इंपॉर्टेंट, इसकी वजह से ही हमें रेजोनेंस देखने को मिलती है। रेजोनेंस इज ड्यू टू डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स तो पता लग गया आपको, जो या तो लोन पेयर की फॉर्म में हो या डबल बॉन्ड में दिखे। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड तो सुने हैं, तो जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उन्हें ही तो हम पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, क्योंकि यही डीलोकलाइज होते हैं। क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है, इजीली टूट जाता है। पाई बॉन्ड वीक होता है, इजीली टूट के उसके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं। तो रेजोनेंस जब भी हमें मिलती है तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स या पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मिलती है। और पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, जो पाई ये बना सिग्मा, इसके बाद जो बनेगा ना कौन सा पाई बॉन्ड, चाहे वो डबल में दिखे चाहे वो ट्रिपल में दिखे हमें, तो इन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। या फिर किसी एटम के ऊपर जो लोन पेयर बैठा रहता है, किसी एटम के ऊपर जो लोन पेयर बैठा रहता है, चाहे वो नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में हो चाहे वो अकेला खुद लोन पेयर हो, तो वो भी पाई इलेक्ट्रॉन में ही कंट्रीब्यूट करते हैं। तो लोन पेयर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है या नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है या फिर पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है, उनको हम कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। और वो डीलोकलाइज होते हैं, इसी वजह से रेजोनेंस आती है। वो पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं, इसी वजह से रेजोनेंस आती है। जैसे कि यहाँ पे ये असल में नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे? नाइट्रोजन देख, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5, नाइट्रोजन में कितने? 5। क्लियर है? और n नेगेटिव है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 हो गए। कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? हाँ या ना? n नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 हो गए। तो 2 लोन पेयर हैं और 2 शेयरिंग में चले गए। क्लियर है? और एक लोन पेयर किसकी वजह से आया? बिकॉज ऑफ नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव नहीं होता तो 6 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो ये लोन पेयर नहीं होता। क्लियर है? ये n पॉजिटिव, पॉजिटिव है मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम, तो 4 बचेंगे, तो 2 इधर शेयर कर लिए इस नाइट्रोजन ने, 2 इधर शेयर कर लिए ऑक्सीजन के साथ। क्लियर है? ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन बैठे। क्लियर है? ये स्ट्रक्चर है। तो असल में रेजोनेंस हुई होगी, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये लोन पेयर नेगेटिव चार्ज की वजह से बना है, क्योंकि इसी का एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया और उसने लोन पेयर बना लिया है। क्लियर है? ये नेगेटिव चार्ज वाले लोन पेयर कूद के इधर आ जाता है, तो हम कैसे बोल देते हैं कि नेगेटिव चार्ज जंप करके डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया या पाई बॉन्ड बना लेगा। ये नेगेटिव चार्ज इधर कूद के आया, और ये कौन है? पाई इलेक्ट्रॉन है, ये कूद के इधर चले जाते हैं। ये फिनोमेना है रेजोनेंस का। पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट होते हैं, नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट है, नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट है। क्लियर है? अगर मैं यहां पर रिप्रेजेंट करूं तो ये नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड, ये ऑल्टरनेट पोजीशन है, इसीलिए ये मूव कर जाते हैं इस तरीके से। क्लियर है? इसलिए ये मूव कर जाते हैं इस तरीके से। क्लियर है? तो ये नेगेटिव चार्ज किस में बन गया? पाई बॉन्ड में बन गया, तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा ये नेगेटिव चार्ज क्या है? ये असल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और दोनों इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ पे पाई बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया एन के बीच में। और यहाँ का जो पाई बॉन्ड था वो इस ऑक्सीजन के सर पे बैठ जाएगा। वो इसके पास पहले से ही 6 इलेक्ट्रॉन है, अब 2 और बढ़ा दिए तुमने, तो ऑक्सीजन के पास कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ऑक्सीजन के पास कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। ये एक एक्स्ट्रा लोन पेयर बना दिया मैंने इसमें, O पे 2 होंगे लोन पेयर। ठीक है ना? इस तरीके से। क्लियर है? अब ये पाई बॉन्ड जब जाएगा इसके सर के ऊपर तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बैठ जाएंगे। अब कितने लोन पेयर? अब इसका स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं दूसरा वाला। जब ये इधर गया, ये इधर चला गया, तो n ये रहा, यहां पर n के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, और ये बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है? सॉरी, n के ऊपर पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव से न्यूट्रल हो जाएगा n। पहले कैसा था? नेगेटिव। कैसा था? नेगेटिव, एक्स्ट्रा था इलेक्ट्रॉन, अब वो सारा इलेक्ट्रॉन कायम चला गया बॉन्डिंग में, तो चार्ज पहले कैसा था? -1, अब क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। अब क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। क्लियर है? और ये वाला पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे, यहाँ पर कौन बैठा है? नाइट्रोजन, उसमें पहले से ही प्लस था, बाद में भी प्लस रहेगा, पहले भी प्लस था बाद में भी, इसके प्लस चार्ज को कोई नहीं छेड़ेगा। और यहाँ पर जो पाई बॉन्ड था वो कूद के चला गया ऑक्सीजन के ऊपर। किसके ऊपर चला गया? ऑक्सीजन के ऊपर। क्लियर है? तो ऑक्सीजन के ऊपर अब कितने लोन पेयर आ गए? 3 लोन पेयर और एक नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये पाई बॉन्ड 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब काउंट कर ले ऑक्सीजन के ऊपर, 1 2 3 4 5 6 और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 7, क्योंकि इस शेयर्ड पेयर में एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन होगा। और अगर ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट, 1 2 3 4 5 6 और एक इसका शेयर्ड जो 7 किया होगा, तभी तो O नेगेटिव बनाया मैंने, तभी तो O नेगेटिव बनाया है मैंने। क्लियर है? क्योंकि अब ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, अच्छी बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बट एक्चुअल अगर केवल मैं ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन गिनूं तो 2 ये रहे 2 ये रहे 2 ये रहे और 1 ये रहा। और अगर ऑक्सीजन में 7 इलेक्ट्रॉन है तो डेफिनेटली उसके ऊपर 1 नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में 6 होते हैं,
अब यहाँ पर कितने दिख रहे हैं 7, तो डेफिनेटली -1 का चार्ज होगा ही होगा। क्लियर है। अब इसमें देख लें, इसमें कैसे नेगेटिव किया मैंने, 1 2 ये रहे, 3 4 ये रहे, 5 और 1 6। नाइट्रोजन में वैसे कितने होते हैं 5 होते हैं, पर इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं स्ट्रक्चर के तो मेरे को 6 मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली नाइट्रोजन के ऊपर -1 चार्ज होगा। तो ये जो लोन पेयर बना है ये माइनस की वजह से बना होगा, नहीं तो अगर माइनस नहीं होता तो ये एक इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन की तरह बैठा होता। क्लियर है। तो नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पे होते हैं तो रेजोनेंस मिलती है। तो नेगेटिव चार्ज तो बन जाएगा, पाई बॉन्ड बना देगा, और ये पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज बना देगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हमें रेजोनेंस मिलती है। यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला जो पाई बॉन्ड था वो नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रेजोनेंस आती इन्हीं पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन की वजह से है। रेजोनेंस मिलती हमें मॉलिक्यूल्स में इन्हीं पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन की वजह से है। रेजोनेंस इन मॉलिक्यूल्स में मिलती हमें इन्हीं पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन की वजह से है। पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ हो सकते हैं, एक तो पाई बॉन्ड में, नेगेटिव चार्ज किसी एटम पे तो उसमें हो सकते हैं, और लोन पेयर है किसी एटम पे तब भी हो सकते हैं। दैट्स इट। तो वो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि वो मूव कर सकते हैं, डीलोकलाइज हो सकते हैं। दैट्स इट। क्लियर है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। रेजोनेंस क्लियर है। किसमें क्यों आइडिया आया, क्या होती है, कैसे होती है, वो भी बता दिया मैंने। क्या, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब मैं कंसेप्ट भी बता दे रहा हूं कहां कहां दिखेगी। जब हमें ऑल्टरनेट, क्या ऑल्टरनेट कौन कौन दिखे, नेगेटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड। क्लियर है। कंडीशंस दिखा दे रहा हूं कहां कहां तुम्हें देखने को मिल जाएगी। दूसरा, लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड। क्लियर है। तीसरा, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पे मिले, हाँ या ना, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पे मिले। चौथा, क्लियर है, हाँ या ना, ऑड इलेक्ट्रॉन एंड डबल बॉन्ड, इसमें भी दिखने को मिल जाती है क्या, रेजोनेंस। क्लियर है। तो मेन आपके यही है, नेगेटिव डबल बॉन्ड, लोन पे डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। क्लियर है, हाँ या ना। अब नेगेटिव डबल बॉन्ड की तो यहां दिखा दी कि ये नेगेटिव चार्ज काय में चला गया, पाई में, और ये पाई काय में चला गया, नेगेटिव चार्ज में। क्लियर है। अब बात आती है लोन पेयर और उसकी, किसकी, लोन पेयर और कंसेप्ट वाली। देखना जरा, लोन पेयर वाला कंसेप्ट दिखा दे रहा हूं। ये रहा लोन पेयर वाला केस। ठीक है ना। लोन पेयर और डबल बॉन्ड है, तो लोन पेयर और डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट है। देख ले, एक इस आइटम पे, फिर एक छोड़ के, फिर यहां पर आगे। क्लियर है। तो ये लोन पेयर आ जाएगा यहां पर कूद के, और ये डबल बॉन्ड चला जाएगा यहां पर कूद के। क्लियर है। जब ये डबल बॉन्ड गया तो ये क्या बन गया, CH2 नेगेटिव। क्लियर है। सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड OH, और O पे कितने, एक लोन पेयर, तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। तो जब लोन पेयर और डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट हो तो यहाँ पर भी हमें इस तरीके से रेजोनेंस देखने को मिल जाती है। क्या मिल जाती है, इस तरीके से। लोन पेयर किसकी तरफ भागेगा, डबल बॉन्ड की तरफ, और इस तरीके से कूदता है। लोन पेयर कूद के डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड बना लेगा, और ये पाई बॉन्ड उठ के नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में लोन पेयर बन जाएगा। किसकी फॉर्म में, नेगेटिव चार्ज तो आएगा ही आएगा। तो वो नेगेटिव चार्ज किसकी तरह दिखेगा हमें यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन की तरह। किसकी तरह, इलेक्ट्रॉन की तरह दिखेंगे। दैट्स इट। क्लियर है। तो ये बात आ गई लोन पेयर और डबल बॉन्ड की। क्लियर है। अब दो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का केस देख ले। दो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है। क्लियर है। देख ले जरा, दो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। ऑर्गेनिक में पढ़ाता हूं मैं वैसे डिटेल में। दो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड आ गए, कैसे मूव करेगा, एक इधर गया, दूसरा इसके सर पे। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट हो गए। तो ये डबल बॉन्ड कूद के तो यहां पे चला गया, और ये इधर कूद के चला गया। अब जब ये डबल बॉन्ड कूद के जाएगा तो इस कार्बन पे से एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया पाई बॉन्ड की फॉर्म में, वो CH। क्लियर है। ये पाई बॉन्ड गए, यहां पे कूद के आ गया कि नहीं आ गया। क्लियर है। तो इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी एक्स्ट्रा, तो प्लस का चार्ज चला जाएगा। ये डबल बॉन्ड कूद के यहाँ पर, और ये वाला डबल बॉन्ड कूद के उस CH2 के सर पे। अब CH2 के सर पे जाएगा तो लोन पेयर की फॉर्म में माइनस की तरह दिख जाएगा। तो जब ये दोनों के इलेक्ट्रॉन दोनों इस कार्बन पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि इस शेयर्ड पेयर में एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, एक इस कार्बन का, और तुम वो दोनों इलेक्ट्रॉन इसी के सर पे बैठा रहे हो, तो डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज तो आएगा ही आएगा। डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज तो आएगा ही आएगा। तो ये ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड का केस आ गया। क्लियर है। ऑड इलेक्ट्रॉन वाला मत सीखो, अभी रहने दो, जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है। पड़ेगी तो मैं दिखा दूंगा कैसे होता है मूव।
ठीक है, तो ये डीलोकलाइजेशन होता है इन पाई इलेक्ट्रॉन्स का। क्लियर है? डबल बॉन्ड कैसे मूव करते हैं, लोन पेयर कैसे मूव करता है, नेगेटिव चार्ज कैसे मूव करता है बता दिया मैंने। क्लियर है? लोन पेयर कैसे मूव करा, नेगेटिव चार्ज कैसे मूव करा, और दो डबल बॉन्ड कैसे मूव करे। तो ये कंडीशन है रेजोनेंस की। क्लियर है? किसकी कंडीशंस है? रेजोनेंस की। क्लियर है? हाँ या ना? अब मैं बात कर रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, रेजोनेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात कर रहा हूं। तो सुनना सबसे पहला कैरेक्टर। क्लियर है? एक रेजोनेंस का एग्जांपल और देता हूं आपको, बेंजीन वाला। कौन सा वाला? बेंजीन वाला। देखना जरा, बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट बैठे होते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी बताया मैंने, अगर ऑल्टरनेट बैठे होंगे एक छोड़ के एक, तो वो रेजोनेंस होगी। कैसे होगी? ये इधर कूद जाएगा, ये आगे कूद जाएगा, और ये इधर कूद जाएगा, क्योंकि इसके पास आगे जंप करने के लिए, उस केस में आगे जंप करने के लिए नहीं था, तो वो कार्बन के सर पे चला गया था, वो कार्बन के सर पे चला गया था। बट यहाँ पर आगे जगह है, तो डबल बॉन्ड अपनी जगह छोड़ के एक एक आगे शिफ्ट हो जाते हैं। तो एक स्ट्रक्चर तो ये बन गया बेंजीन का, दूसरा स्ट्रक्चर ये बन जाता है। क्लियर है? अब डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा। तो ये क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्लियर है? पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन की वजह से बने हैं, तो वही लिखा है। अब आगे सुनना जरा कैरेक्टर्स की बात। क्लियर है? इसी को थोड़ा एग्जाम्पल की तरह दिखाऊंगा, सुनना जरा। द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल मॉलिक्यूल इज डिफरेंट देन द वैल्यूज ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेरियस रेजोनेटिंग फॉर्म्स कैलकुलेटेड थ्योरेटिकली। अब जरा सुनना, ये दोनों कौन है? इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। अब इनका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो इन दोनों का हाइब्रिड होगा। अब हाइब्रिड बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देख ले जरा। एक बार हमें पहले यहां पर डबल बॉन्ड मिल रहा था, फिर मुझे यहां पर मिल रहा है बाद में दूसरे एग्जांपल में, फिर इसमें यहां पर मिल रहा है, तो इसमें यहां पे। तो अगर मैं इन दोनों का हाइब्रिड बनाऊंगा तो मुझे क्या लगेगा कि हर सिंगल बॉन्ड के पास थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जिसको मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूं। इसका मतलब क्या है, ये बॉन्ड ना तो सिंगल है और ना ही कंप्लीट डबल है, उन दोनों के कुछ बीच का स्ट्रक्चर है, तो हम इसे डॉटेड लाइन से बना देते हैं। तो ये हाइब्रिड है, बना नहीं सकते पेपर में, बट स्टिल मैंने दिखाने के लिए रिप्रेजेंट कर दिया है। ये इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हाइब्रिड है। क्लियर है? क्या है ये? हाइब्रिड। तो अब ये पॉइंट समझाने के लिए मेरे को ये एग्जांपल लेना था, क्योंकि ये पहला स्ट्रक्चर, ये दूसरा स्ट्रक्चर। क्लियर है? और ये इनका दोनों का कौन? हाइब्रिड। तो मतलब ये कौन होगा? एक्चुअल स्ट्रक्चर हो गया। तो ये लाइन बोल रही है कि जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है काई की एक्चुअल स्ट्रक्चर की, मतलब उस हाइब्रिड की, उसकी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी वो इन दोनों से डिफरेंट होगी। बिल्कुल होगी। वो हाइब्रिड है, एक्चुअल है, ये दोनों एक्चुअल नहीं है। तो वही बात है, क्या जो हीट ऑफ फॉर्मेशन एक्चुअल स्ट्रक्चर की होती है वो कैसी है? डिफरेंट है देन द वैल्यूज ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेरियस रेजोनेटिंग फॉर्म्स कैलकुलेटेड थ्योरेटिकली। वेरियस यहाँ पे दो ही है, किसी किसी में 4 होंगे, किसी में 6 होंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे डिफर करते हैं। तो कोई सा भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकाल लो, उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन से इस एक्चुअल स्ट्रक्चर की हीट ऑफ फॉर्मेशन डेफिनेटली डिफरेंट होगी। क्लियर है? अब ठीक है, अच्छी बात है, डिफरेंट होगी। तो अब बात आती है इससे कितनी डिफर कर रही है और इससे कितनी डिफर कर रही है। मैं मान ले रहा हूं इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन H1, इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन H2 और इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन HF फाइनल। ठीक है ना? क्लियर है? तो अब बात आती है ये H2 इस HF से कितना डिफर करता है और ये H1 इस HF से कितना डिफर करता है। क्लियर है? हमने बोला डिफरेंट है। अब बात आती है कि इस स्ट्रक्चर की उस एक्चुअल हीट ऑफ फॉर्मेशन से कितना डिफरेंस है और इस स्ट्रक्चर की हीट ऑफ फॉर्मेशन का उस एक्चुअल हीट ऑफ फॉर्मेशन से कितना डिफरेंस है। तो सुनना जरा, द डिफरेंस इन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल मॉलिक्यूल एंड द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ रेजोनेटिंग फॉर्म इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। तो इसी डिफरेंस को जैसे मैंने देखा कि इस स्ट्रक्चर की हीट ऑफ फॉर्मेशन और एक्चुअल की, इन दोनों में मैंने एक डिफरेंस कैलकुलेट किया। एक बार मैंने किया H1 और HF में, उसमें एक डिफरेंस कैलकुलेट किया। तो वो जो हीट ऑफ फॉर्मेशन का डिफरेंस आया है किसके बीच में? एक्चुअल वाली के और किसी भी एक रेजोनेटिंग फॉर्म के बीच में। तो उस डिफरेंस ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। क्या कहते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। और ये हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग निकल के आई, क्योंकि H1 और H2 बराबर तो है नहीं। क्लियर है? तो HF में से H2 घटाओगे तो वैल्यू अलग आएगी, HF में से H1 हटाओगे तो वैल्यू अलग आएगी। तो इस स्ट्रक्चर के लिए अलग है रेजोनेंस एनर्जी, इस स्ट्रक्चर के लिए अलग है कुछ रेजोनेंस एनर्जी। बट रेजोनेंस एनर्जी है क्या वो समझो, कि एक्चुअल की जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की खुद की हीट ऑफ फॉर्मेशन है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस। ये मत कर देना कि H1 H2 को प्लस किया तब तुम HF में से माइनस करो।
सेपरेटली हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए रेजोनेंस एनर्जी अलग अलग निकाली जाती है। इसकी अलग होगी रेजोनेंस एनर्जी, इसकी कुछ अलग होगी, रिजल्टेंट कुछ नहीं होता यहाँ पे। क्लियर है? तो रेजोनेंस एनर्जी क्या है? एक डिफरेंस है हीट ऑफ फॉर्मेशन में। किसके बीच का? एक्चुअल मॉलिक्यूल के और किसी भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के हीट ऑफ फॉर्मेशन का। तो उस एनर्जी के डिफरेंस को हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। अब इस रेजोनेंस एनर्जी से हम पता क्या लगाते हैं बच्चों? इस रेजोनेंस एनर्जी से हम ये पता लगाते हैं कि इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से ऐसा कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो एक्चुअल मॉलिक्यूल को अप्रोच कर रहा होगा। मतलब इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी है वो अपनी है, इसकी अपनी है। तो जिसकी रेजोनेंस एनर्जी है, जो रेजोनेंस एनर्जी क्या है? एक एनर्जी का डिफरेंस है। किसकी एनर्जी में? टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की खुद की हीट ऑफ फॉर्मेशन के बीच का। तो जहां पर ये डिफरेंस सबसे कम होगा उसका मतलब क्या होगा कि वो स्ट्रक्चर इस एक्चुअल वाले को रिप्रेजेंट कर रहा होगा बहुत ज्यादा। डिफरेंस फिर भी है, डिफरेंस है, बिल्कुल है, बट हम ये कह सकते हैं कि वो स्ट्रक्चर एक्चुअल स्ट्रक्चर को बहुत अच्छी हद तक, बहुत अच्छे एक्सटेंट तक रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बट बिल्कुल सेम नहीं होगा, बस उसको अप्रोच कर रहा होगा कैरेक्टर्स में, उसके लगभग सेम होगा, बिल्कुल सेम नहीं, उसके लगभग सेम होगा। तो ये रेजोनेंस एनर्जी हमें यही पता लगाने में हेल्प करती है कि इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से भी ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो एक्चुअल स्ट्रक्चर को लगभग रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो वही बोला है, द डिफरेंस इन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल मॉलिक्यूल एंड द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ रेजोनेटिंग फॉर्म इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। क्या कहते हैं उसे हम? रेजोनेंस एनर्जी। क्लियर है? हाँ या ना? तो आगे सुनना। इफ द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेटिंग फॉर्म्स डिफर टू स्मॉल एक्सटेंट, मतलब रेजोनेंस एनर्जी कम है क्योंकि वो डिफरेंस रेजोनेंस एनर्जी ही बोल रहे हो। तो इफ द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेटिंग फॉर्म्स डिफर्स टू स्मॉल एक्सटेंट देन द एक्चुअल हीट ऑफ फॉर्मेशन, it indicates that the given resonating structure is the nearest approach to the actual structure of molecule। क्या मतलब है कि वो रेजोनेटिंग फॉर्म जिसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन एक्चुअल की हीट ऑफ फॉर्मेशन के लगभग बराबर है, वो उस रेजोनेटिंग फॉर्म या उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम ये बोलेंगे कि वो एक्चुअल स्ट्रक्चर का नियरेस्ट अप्रोच है। मतलब बिल्कुल ऐसा वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसके सिमिलर, लगभग सिमिलर, नॉट सिमिलर, जिसके लगभग सिमिलर जो एक्चुअल स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा। तो क्या बोला गया है? इफ द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेटिंग फॉर्म्स डिफर्स टू स्मॉल एक्सटेंट देन द एक्चुअल हीट ऑफ फॉर्मेशन, मतलब सपोज करो मैं ये मान रहा हूं ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्लोजेस्ट अप्रोच है एक्चुअल स्ट्रक्चर की, तो इसकी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है और जो एक्चुअल हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो लगभग सेम होगी। तो वही बोल रहा है, इफ द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ रेजोनेटिंग फॉर्म डिफर्स टू स्मॉल एक्सटेंट, मतलब इसकी और इसके बीच की रेजोनेंस एनर्जी मिनिमम है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर का नियरेस्ट अप्रोच है। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है, इस रेजोनेटिंग फॉर्म का जो स्ट्रक्चर है वो लगभग किसके जैसा होगा? एक्चुअल स्ट्रक्चर के जैसा होगा। तो ये पॉइंट का मतलब ये है। तो आपके पास दो रेजोनेंस एनर्जी है, Re1 क्या है? HF माइनस H2। इसी तरीके से रेजोनेंस एनर्जी 2 क्या है? HF माइनस H1। अब मैं बोल रहा हूं ये वाली रेजोनेंस एनर्जी कम है। क्लियर है? अब ये H1 है तो इसको कर लो, ऐसा मत करो। रेजोनेंस एनर्जी 1 पहले वाले के लिए करते हैं, 2 बाद वाले के करते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, सर 1 उसे क्यों बोल रहे हो? रेजोनेंस एनर्जी 1 क्या बोल दी मैंने? HF माइनस H1। रेजोनेंस एनर्जी 2 क्या बोल दी मैंने? HF माइनस H2। क्लियर है? और मैं बोल रहा हूं ये वाली रेजोनेंस एनर्जी कम है या ये वाला डिफरेंस कम है। तो मतलब क्या है? ये जो रेजोनेटिंग फॉर्म है वो एक्चुअल फॉर्म को लगभग अप्रोच कर रही होगी। इस स्ट्रक्चर का जो अरेंजमेंट है, जो प्रॉपर जिस तरीके से प्रॉपर्टीज को रिजेंबल कर रहा है, लगभग वैसा ही दिखने में, लगभग, पूरा नहीं, कौन? उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा। दैट्स इट। तो ये पहला कैरेक्टर है रेजोनेंस का कि इनकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन डिफर करती है। क्लियर है? दूसरा कैरेक्टर सुनना रेजोनेंस का, डायपोल मूवमेंट। द डायपोल मूवमेंट का भी वही हिसाब है। क्या? जो एक्चुअल मॉलिक्यूल का डायपोल मूवमेंट होता है वो डिफरेंट होता है किनके डायपोल मूवमेंट से? जितने भी आपने रेजोनेटिंग फॉर्म्स बनाई होंगी उनके। तो रेजोनेटिंग फॉर्म्स के डायपोल मूवमेंट निकाल लेना, एक्चुअल मॉलिक्यूल का दे रखा होगा।
डेफिनेटली वो डिफरेंट होगा, तभी रेजोनेंस है। तीसरा, द एक्चुअल बॉन्ड लेंथ अभी आया था आर स्मॉलर देन द एवरेज बॉन्ड लेंथ इन वेरियस रेजोनेटिंग फॉर्म। तो जितने भी रेजोनेटिंग फॉर्म्स है उनकी जो आप एवरेज बॉन्ड लेंथ भी निकाल लोगे तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर की बॉन्ड लेंथ होगी वो उससे छोटी होगी। जैसा हमने NO2 में देखा, NO2 के केस में जो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ थी वो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बॉन्ड लेंथ का हमने जब भी एवरेज भी निकाल लिया तो उससे भी थोड़ी कम मिल रही थी। फोर्थ कैरेक्टर, जितने ज्यादा से ज्यादा रेजोनेटिंग फॉर्म्स होंगी उतना ही वो जो हाइब्रिड जो एक्चुअल मॉलिक्यूल बनेगा वो स्टेबल होगा। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग फॉर्म्स हायर इज द स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो जितने ज्यादा से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, रेजोनेटिंग फॉर्म्स होंगी किसी मॉलिक्यूल की, तो वो एक्चुअल मॉलिक्यूल उतना ही स्टेबल होगा। तो ये 4 बेसिक से कैरेक्टर थे आपके रेजोनेंस के। क्लियर है? कब होती है बता दिया मैंने, डीलोकलाइजेशन की वजह से होती है। अब कौन कौन सी कंडीशन है, 2-3 बताई है। नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट हो, लोन पेयर है डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट हो, या 2 डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट हो, तो उस केस में हमें रेजोनेंस देखने को मिलती है। और कैसे मूव होते हैं वो भी बता दिया मैंने। अभी और एग्जांपल्स लेंगे, वहां पे और क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो अब बात आ गई कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। क्लियर है? वापस से उन्हीं तीनों को लिखूंगा मैं, ठीक है ना, पहले उससे पहले पर और जो कंडीशन है वो सुन लो, ठीक है ना। तो रेजोनेंस किस कंडीशन में लगती है वो सुन लो। पहला, heat of formation of various resonating form should not differ very much from actual heat of formation of molecule। अभी मैंने बोला डिफरेंट होती है एक्चुअल की और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन, बट डिफरेंट है, ठीक है, बट उस डिफरेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम हो। अब उन कम में से भी हमें मिनिमम देखनी है। क्लियर है? तो जो रेजोनेंस एनर्जी है किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और एक्चुअल मॉलिक्यूल के बीच की, वही तो डिफरेंस की बात हो गई, वो डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, हाँ है ना, वो डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, पोजीशन ऑफ एटम्स इन वेरियस रेजोनेटिंग फॉर्म मस्ट बी सेम। तो भले ही आप एक बनाओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आई मीन 2 बनाओ, 3 बनाओ, 4 बनाओ, 6 बनाओ, बट जितने भी आप स्ट्रक्चर बना रहे हो उनमें एटम्स की पोजीशन बदलनी नहीं है। जैसे अभी बेंजीन बनाया मैंने, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, इसी तरीके से ये वाला और ये वाला। तो कार्बन की नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6। डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पे बना दिए पहले। दूसरा स्ट्रक्चर बनाया मैंने वापस से, कार्बन कार्बन कार्बन, इसी तरीके से यहाँ पे कार्बन, इसी तरीके से यहाँ पर कार्बन और नीचे कार्बन। क्लियर है? अब डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पे बना दिए। तो क्या जरा ध्यान से देखियो, मैंने एटम्स का पोजीशन बदली क्या? अभी भी 1 कार्बन यहीं पे, यहाँ पे भी 1 वही था, 2 3 4 5 और 6। तो कार्बन की या एटम्स की पोजीशन, चाहे आप 2 बनाओ स्ट्रक्चर, चाहे 4 बनाओ, चाहे 6 बनाओ, एटम्स की आपको पोजीशन नहीं बदलनी है डिफरेंट रेजोनेटिंग फॉर्म्स में। जो पोजीशन जिस एटम की पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में है वही सेम टू सेम उस सिमिलर एटम की पोजीशन बाकी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में भी सेम होनी चाहिए। भले ही पाई इलेक्ट्रॉन्स आप बदल लो, कोई फर्क नहीं है, बट एटम्स की पोजीशन नहीं बदलनी है। एटम्स की पोजीशन नहीं, तो जो यहाँ पर फर्स्ट नंबर का कार्बन है वही सेम टू सेम यहाँ पर भी फर्स्ट नंबर का कार्बन ही होना चाहिए। तीसरी बात, ऑक्टेट रूल मस्ट बी फॉलोड बाय ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चाहे कितने भी बनाओ तुम, 100 50 6 10 5 4 कितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, हर एटम में ऑक्टेट रूल बराबर लगना चाहिए, ऑक्टेट रूल खराब नहीं होना चाहिए। फोर्थ, नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल इन ऑल रेजोनेटिंग फॉर्म्स। तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की नंबर है वो लगभग क्या इक्वल रहना चाहिए। जरा देखियो कितने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें देखियो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब सिंपल सी बात बॉन्ड्स के लिए बोला है क्या, जो नंबर ऑफ बॉन्ड है, अब वो किसी के बीच में बने हमें उससे मतलब नहीं है, पर बॉन्ड की काउंटिंग जो है जितनी पहले में है उतनी ही बाद में भी होनी चाहिए। क्लियर है? हाँ है ना। तो नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल इन ऑल रेजोनेटिंग फॉर्म, दैट्स इट। क्लियर है? चलें आगे। अब कुछ एग्जांपल्स है रेजोनेंस से रिलेटेड, वो देखो लो भाई। क्लियर है? रेजोनेंस की मेन 3 कंडीशन होती है, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पे, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पे, लोन पेयर और डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पे। क्लियर है? हाँ है ना। अब पहला एग्जाम्पल है आपके पास CO2 का। कौन सा एग्जाम्पल है? CO2 का। अब क्या दिक्कत है, देखो भाई बना लो। ये रहा CO2 का स्ट्रक्चर, इसको तो सब जानते हैं, C डबल बॉन्ड हो, लोन पेयर दिखा दिए मैंने। अब लोन पेयर और डबल बॉन्ड, ये वाला लोन पेयर पकड़ ले और ये वाला डबल बॉन्ड पकड़ ले, ऑल्टरनेट है।
तो ये लोन पेयर कूद के इधर आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड कूद के इसके सर पे चला जाएगा। और जैसे ही ये कूदा हमें 3 लोन पेयर दिख जाएंगे। अब ये डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके सर पे बिठा देगा कि नहीं बिठा देगा? तो जैसे ही इसने बिठाए इलेक्ट्रॉन, तो इस ऑक्सीजन पे तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन का जो लोन पेयर था वो क्या में चला गया? पाई बॉन्ड बनाने पे, और इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये आ गया स्ट्रक्चर। क्लियर है? ये आ गया पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये लोन पेयर और ये वाला डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट है। क्लियर है? तो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना दिया मैंने, एक तो खुद है ही, एक ये बना दिया। क्लियर है? तो इस ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर दिख रहे हैं, 1, 2 और 3 यहाँ पे मिक्स कर दिए, नहीं तो आप 2 यहाँ पे बना लेना, 2 यहाँ बना लेना, 2 नीचे बना लेना, थोड़ा दूर दूर बनाना जिससे ढंग से दिख जाए। क्लियर है? तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन पे दिखेंगे लोन पेयर? 3 लोन पेयर दिखेंगे। कितने दिखेंगे? 3, क्योंकि वो जो पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन था वो भी इसके ऊपर लोन पेयर की फॉर्म में चला जाएगा। और चार्ज दिखाना मत भूलना, चार्ज दिखाना मत भूलना, इस पे नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव। अब इसी तरीके से हम ये भी तो करा सकते हैं, हम ये भी तो करा सकते हैं। अब ये लोन पेयर इधर ले जाऊं और इस पाई बॉन्ड को इधर ले जाऊं, ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बना दे। अब बस वही फर्क है, इसमें मैंने इधर मोशन दिखाया, अब इसमें मैंने इधर लोन पेयर का मोशन दिखा दिया। तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, और इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे। तो ये बेसिक से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए किसके? CO2 के। किसके बन गए 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? CO2 के। अब जरा कार्बन का और एटम्स की पोजीशन देख, पहला, दूसरा, तीसरा एटम, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा एटम, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा एटम। किसी भी एटम की मैंने किसी भी स्ट्रक्चर में पोजीशन नहीं बदली है, किसी भी एटम की मैंने किसी भी स्ट्रक्चर में पोजीशन नहीं बदली है। साथ ही साथ बॉन्ड पेयर देख, शेड पेयर, कितने बॉन्ड है? 1, 2, 3, 4। इसमें कितने बॉन्ड है? 1, 2, 3, 4। इसमें कितने बॉन्ड है? 1, 2, 3, 4। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं बदले। तो सारी कंडीशंस फॉलो हो रही हैं रेजोनेंस की, दैट्स इट। तो ये आपके CO2 के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहे हैं, बनाने को आ सकते हैं, मार्क कर लेना। क्लियर है? इसी तरीके से CO3 नेगेटिव, CO3 नेगेटिव, कार्बोनेट आयन बनाना आता है? नहीं आता तो पता होनी चाहिए, सिखा चुका हूं सारी चीजें। क्लियर है? C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। O नेगेटिव मतलब 3 लोन पेयर दिखाने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना? जैसे यहाँ पे वैसे यहाँ पे। क्लियर है? बना दी मैंने, हाँ है ना? तो अब रेजोनेंस देखो भाई, ये रही, मैं जहां मूव करा रहा हूं वहां ध्यान से देखना। ये लोन पेयर गया इस पर, या नेगेटिव चार्ज बोलना, क्योंकि ये माइनस का चार्ज ही लोन पेयर की फॉर्म में दिखेगा। क्लियर है? ये माइनस चार्ज गया इधर, डबल बॉन्ड बना लेगा, और ये डबल बॉन्ड गया इसके ऊपर, माइनस चार्ज बना लेगा। क्लियर है? देख ले जरा स्ट्रक्चर, देख ले, ये नेगेटिव चार्ज तो डबल बॉन्ड में आ गया होगा, और ये डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, देख डबल बॉन्ड बन गया। क्लियर है? यहाँ का डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज बन गया। क्लियर है? इसी तरीके से यहाँ पर होगा काम, इसको भी लोन पेयर दिखा ले। क्लियर है? दिखा लिया क्या? ये नेगेटिव चार्ज इधर कूद जाएगा और ये डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज बना लेगा। क्लियर है? दूसरा रेजोनेटिंग बना लिया, ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड बना लेगा और ये डबल बॉन्ड नेगेटिव से, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। तो ये बेसिक से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताया है मैंने। ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड हो, या लोन पे डबल बॉन्ड हो, या डबल बॉन्ड वो नेगेटिव डबल बॉन्ड हो। तो इस कंडीशन में हमें नेगेटिव और डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पे दिख रहे हैं। क्लियर है? इसमें ये मूव किया नेगेटिव, ये नेगेटिव बन गया पहले, फिर दूसरा ये मूव किया इधर, ये इस केस में ये मूव किया इधर और ये इधर चला गया, ये नेगेटिव। तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाते हैं कार्बोनेट के, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं कार्बोनेट के। रफ कर दूं? क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं यहां तक दिख गया होगा। क्लियर है? ये हो गए 3 कार्बोनेट आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आगे सुनना अब क्या, जब बात आती है इनकी बॉन्ड लेंथ की, किसकी बात आती है? बॉन्ड। तो अब काउंटिंग डाल रहा हूं मैं एटम्स पे, 1, 2, 3 एंड 4। इसी तरीके से यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हमें एटम्स की पोजीशन बदलनी नहीं होती। इसी तरीके से 1, 2, 3 एंड 4, तो एटम्स की पोजीशन नहीं बदलनी होती, भले ही पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़े। क्लियर है? तो फिर अब बात आती है बॉन्ड लेंथ की। तो कोई भी 2 एटम पकड़ लो, मैं 1 और 4 की बात कर रहा हूं, तो जब मैंने इस स्ट्रक्चर को देखा तो मुझे बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड वाली दिख रही थी, जब मैंने इस स्ट्रक्चर को देखा तो मुझे बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड वाली मिल रही थी, और जब मैंने इस स्ट्रक्चर को देखा तब भी मुझे बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड वाली मिल रही थी। बट इस या इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के हिसाब से जो हम सोच रहे थे बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए, क्या वो आएगी? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि असल में ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक्चुअल में नहीं होते। एक्चुअल में जो मॉलिक्यूल है वो इनका हाइब्रिड वाला एग्जिस्ट करता है नेचर में।
असल में ये तो केवल प्रॉपर्टीज को देखते हुए बना दिए गए हैं, एक्चुअल में इनका खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। मेन एग्जिस्टेंस होता है इनके हाइब्रिड का, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है जिसको हम कॉपी पर या पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते। तो जब बात आती है बॉन्ड लेंथ की, तो ये है तो नहीं एक्चुअल स्ट्रक्चर, तो डेफिनेटली इनकी बॉन्ड लेंथ तो कंसिडर नहीं करी जाएगी। जब हम देखते हैं एक्चुअल स्ट्रक्चर तो हमें उसकी जो बॉन्ड लेंथ मिलती है इन सब बॉन्ड्स की एवरेज बॉन्ड लेंथ से थोड़ी सी कम। तो वही बात निकली है। द कार्बोनेट आयन, इन कार्बोनेट आयन ऑल द 3 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल ड्यू टू रेजोनेंस। हाँ या ना? तो इनकी जो एवरेज बॉन्ड लेंथ वाली बात हो गई वो तो समझ में आ गई होगी। अब ये बात होती है कार्बोनेट आयन में इन तीनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट कर लेना से। जब हम कार्बोनेट आयन में हम इन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ऑब्जर्व करते हैं एक्चुअल स्ट्रक्चर में, किसमें? एक्चुअल, इनमें नहीं, एक्चुअल स्ट्रक्चर में, तो हमें मिला कि कार्बन ऑक्सीजन के जितने भी बॉन्ड थे वो सारे के सारे आइडेंटिकल हो गए थे। वो सारे के सारे आइडेंटिकल हो गए थे। कार्बन ऑक्सीजन के जितने भी बॉन्ड थे वो सारे के सारे आइडेंटिकल हो गए थे। अब इसका कारण क्या है? केवल एक ही है, रेजोनेंस। क्या कारण है इसका? केवल एक ही है, कौन? रेजोनेंस। कि इन स्ट्रक्चर में हमें रेजोनेंस दिखी क्योंकि इनका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा वो इन सब का हाइब्रिड होगा और हर बॉन्ड के पास डबल बॉन्ड का कैरेक्टर और सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर दोनों प्रेजेंट होगा। क्योंकि इस स्ट्रक्चर में ये वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड है, इसमें ये हो गया और इसमें ये हो गया, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर तीनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पर जा रहा है। और जब हम इनका हाइब्रिड बनाते हैं तो इन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में हमें दोनों कैरेक्टर मिलते हैं, डबल बॉन्ड का भी और सिंगल बॉन्ड का भी। इसी वजह से हम लोग यहां पर नहीं ड्रॉ कर सकते उसे, इसी वजह से हम यहां पर ड्रॉ नहीं कर सकते। बट ये जरूर है इस कार्बोनेट आयन में जो तीनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो आइडेंटिकल होंगे बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। क्लियर है? इसी तरीके से नाइट्रेट आयन का, किसका? नाइट्रेट आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो भाई, NO3 नेगेटिव बना है, 2 ऑक्सीजन पे माइनस माइनस और ये नाइट्रोजन पे प्लस। बता चुका हूं क्यों बना है ऐसा। केमिकल बॉन्डिंग जिसने सुना है स्टार्टिंग पे वो समझ गया होगा कि 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव क्यों गया, कार्बन पे कैसे पॉजिटिव आया। फॉर्मल चार्ज निकालना सिखाया हुआ है मैंने, फॉर्मल चार्ज निकालना सिखाया हुआ है, सब कुछ आना चाहिए। अब भाई रेजोनेंस देखो, कुछ नहीं, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड, ये रहा, ये नेगेटिव चार्ज गया इधर, ये डबल बॉन्ड गया इधर, तो यहाँ का नेगेटिव चार्ज यहाँ पहुंच गया और ये वाले डबल बॉन्ड इधर आ गया। क्लियर है? तो नेगेटिव चार्ज अब यहाँ पे आ गया। अब ये आ गया नेगेटिव चार्ज, कैसे आया? ये जो पाई बॉन्ड था ये उठ के इस ऑक्सीजन पे चला गया और वो क्या बन गया? नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव था वो इस सिंगल बॉन्ड के पास गया और डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड बना लिया। दूसरा सुनना, ये नेगेटिव ये डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट रेजोनेंस, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, क्या बन गया? डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे जाके क्या बन गया? नेगेटिव चार्ज। तो बिल्कुल कार्बोनेट आयन की तरह यहाँ पर भी हमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। बिल्कुल कार्बोनेट आयन की तरह यहाँ पर हमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। काउंटिंग डालो एटम्स की, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। क्लियर है? तो इन तीनों में एटम्स की पोजीशन आपको सेम रखनी पड़ेगी। और बात आती है इनकी बॉन्ड लेंथ की, तो एवरेज बॉन्ड लेंथ निकालेंगे NO की, उससे कम वैल्यू निकल के आएगी। और साथ ही साथ ये तीनों के तीनों बॉन्ड आइडेंटिकल होंगे ड्यू टू रेजोनेंस। इन नाइट्रेट आयन ऑल्सो ऑल द 3 NO बॉन्ड्स आर अलाइक या सेम, बिल्कुल डिट्टो होंगे। रीजन? ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि इनका नेचर में हाइब्रिड एग्जिस्ट करता है, ये खुद एग्जिस्ट नहीं करते, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खुद एग्जिस्ट नहीं करते। इनका एक्चुअल जो मॉलिक्यूल होगा, जो इन तीनों का हाइब्रिड होगा, वो एग्जिस्ट करता है और उसको आप पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते, उसको आप पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते। दैट्स इट। क्लियर है? हाँ या ना? इसी तरीके से और एग्जांपल देख, HF2 नेगेटिव आयन, कौन सा नेगेटिव आयन? HF2। HF2 नेगेटिव आयन बता चुका हूं क्यों एग्जिस्ट करता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस HF और F नेगेटिव में H बॉन्ड मिलेगा, पहले सिंगल बॉन्ड इधर है, ये बॉन्ड इधर है, अगली कंडीशन में ये आ गया यहां पर, ये आ गया इधर। आपको लग रहा होगा ये सिग्मा बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन हुई, यहां पर असल में पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं फॉर रेजोनेंस, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट लगता है। इसके बीच में एक बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल जाती है, इसी स्ट्रक्चर को हम घुमा देते हैं, फिर इधर मिल जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट है। तो यहां पर भी जब हम एवरेज बॉन्ड लेंथ निकालेंगे इस F की या इस एटम की, तो ये बिल्कुल सेम आएगी दोनों की, और इनके एवरेज से थोड़ी कम। तो ऐसा लगेगा कि ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड बिल्कुल आइडेंटिकल है। एक स्पेशल केस पढ़ाया मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में HF का, मैंने बोला था वहां पे असल में जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत वीक होती है कोवेलेंट कंपैरिजन में, बट HF2 नेगेटिव आयन ही एक स्पेशल केस है
जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की जो एनर्जी है वो कोवेलेंट बॉन्ड के बराबर हो जाती है ड्यू टू रेजोनेंस। जो कोवेलेंट बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है वो कोवेलेंट के बराबर हो जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कोवेलेंट की बॉन्ड एनर्जी, कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी होती है 200 किलो जूल से ऊपर, और हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी होती है वो अप्रॉक्स 8 to 40 किलो जूल पर मोल है। बट इस केस में ये हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी इसको अप्रोच कर जाती है, इसको कोवेलेंट बॉन्ड को, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, और ये दोनों बॉन्ड आइडेंटिकल हो जाते हैं। क्लियर है? इसी तरीके से तो वही लिखा है बोथ HF बॉन्ड आर आइडेंटिकल, रीजन वही ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। बेंजीन का मॉलिक्यूल बना दिया मैंने, ये डबल बॉन्ड इधर, ये इधर, ये इधर, ऑल्टरनेट है, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। क्लियर है? इसी तरीके से जब इनका हाइब्रिड बनाते हैं, इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं बट एक्चुअल में ये होगा नहीं, इसका हाइब्रिड बना ही नहीं सकते आप, तो हर बॉन्ड के पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, तो सारे के सारे 6 के 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड सेम हो जाएंगे, जितने भी 6 कार्बन, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर, तो 6 के 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड आइडेंटिकल हो जाएंगे। ऑल द 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल ड्यू टू रेजोनेंस, ये भी सेम हो जाएंगे, रीजन ड्यू टू रेजोनेंस। क्लियर है? हाँ या ना? एटम्स की पोजीशन सेम रहती है, एटम्स की पोजीशन सेम रहती है, ये कार्बन नंबर 1 है तो इसमें भी ये कार्बन नंबर 1 होगा। क्लियर है? इसी तरीके से फॉर्मेट आयन HCO नेगेटिव, इसमें H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज गया इधर और ये पाई बॉन्ड गया इधर, तो अब क्या बन जाएगा? नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया। क्लियर है? तो ये भी क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इनमें ये CO बॉन्ड, ये दोनों CO बॉन्ड आइडेंटिकल होंगे, ये दोनों CO बॉन्ड आइडेंटिकल जब एक्चुअल स्ट्रक्चर बन के आएगा वो। क्लियर है? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। क्लियर है? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ये थी बेसिक सी चीजें रेजोनेंस से रिलेटेड और उसके एग्जाम्पल। अब एक क्वेश्चन और उठ के आता है भैया यहाँ से, वो और सुनना। बॉन्ड ऑर्डर पूछता है, क्या पूछता है? इन मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड ऑर्डर पूछता है। इन मॉलिक्यूल्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला ये रहा। वैसे मैंने बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या दिखाया है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2, बट रेजोनेंस के केस में हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो ऐसे निकालते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, किसके? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन आइडेंटिकल एटम्स, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स आइडेंटिकल एटम्स में देखना। जैसे मेरे पास 2, 3, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो मैं कोई भी 2 एटम सेलेक्ट कर लूंगा हर स्ट्रक्चर में, और वो जो 2 एटम है वो सब स्ट्रक्चर में सेम होने चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड सेलेक्ट कर रहा हूं तो इसमें मुझे कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करने हैं। अब बॉन्ड काउंट करोगे, एक बार आप H और C का काउंट कर रहे हो और इसमें C और O का काउंट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। हर स्ट्रक्चर में हमें आइडेंटिकल एटम्स के बीच का ही बॉन्ड काउंट करना पड़ेगा। अगर मैं इधर HC का बॉन्ड काउंट कर रहा हूं तो दूसरे स्ट्रक्चर में भी मुझे HC के ही बॉन्ड काउंट करने पड़ेंगे। ये नहीं कि मैं कार्बन ऑक्सीजन या कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को पकड़ लूंगा। तो आइडेंटिकल एटम्स नंबर ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में होंगे, जो आइडेंटिकल एटम्स, उनके बीच के बॉन्ड्स हमें काउंट करने हैं। और क्या करना है? डिवाइड मार देना है जितने भी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, और हमें क्या? जितने भी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उससे डिवाइड मार देना है, खत्म बात। क्लियर है? तो बॉन्ड ऑर्डर निकल के आ जाएगा। किस क्या आ जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर। जैसे सबके निकाल के दिखाता हूं एक एक करके, HF के अलावा, क्योंकि उसमें चलो HF का भी निकाल देंगे। क्लियर है? देखो सबके बॉन्ड ऑर्डर। CO2 का निकालो। अब कार्बन पे नंबरिंग डाल, सब पे एटम्स पे नंबरिंग डाल लो, 1 2 3 1 2 3 1 2 and 3। क्लियर है? पक्का? निकालो। कार्बन पे नंबरिंग डाल दी 1 2 3 करके, ठीक है ना? हाँ या ना? अब कोई भी 2 एटम सेलेक्ट कर लो, मैंने 1 और 2 सेलेक्ट कर लिए, यहां पर भी फिर मेरे को 1 और 2 ही देखने पड़ेंगे, और इसमें भी मेरे को केवल 1 और 2 ही देखने पड़ेंगे। तो आइडेंटिकल एटम्स देख लिए, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1, ये नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3। क्लियर है? निकालो नंबर ऑफ बॉन्ड, कैलकुलेट करो। कितने? 3 पहले वाले में, दूसरे में कितने? 2, और लास्ट वाले में कितने? 1। ऐड करो अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3, बॉन्ड ऑर्डर निकल के आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर निकल के आ जाएगा। तो आइडेंटिकल एटम्स में जो बॉन्ड है उनको काउंट करके ऐड करके रख देना अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सिंपल कंडीशन, कुछ नहीं करना, बच्चों वाली चीज है। डायरेक्ट आंसर कितना आएगा इसका? बॉन्ड ऑर्डर 2। क्लियर है? 3 और 2 5 और 1 6, 6/3 2 आएगा। इसी तरीके से कार्बोनेट का देखो, कोई भी पकड़ लो, 1 2 3 4, पहले नंबरिंग डाल लो, 1 2 3 4 1 2 3 4। मैं 1 और 4 पकड़ लूं, चाहे कोई भी पकड़ लो आप, मैं 2 और 3 पकड़ लूं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, पकड़ लो। कितने बॉन्ड? 1। 2 और 3 कितने बॉन्ड? 2। 2 और 3 कितने बॉन्ड? 1। अपॉन कितने स्ट्रक्चर है? 1 2 3।
कितना आ गया 4/3, 4/3 सॉल्व कर लेना, 4/3 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। कितना आ गया 4/3 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। क्लियर है। इसी तरीके से नाइट्रेट आयन में काउंटिंग डालो 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, कोई पकड़ लो। ठीक है, मैं 2 और 4 पकड़ लूं। यहाँ पे जैसे 2 और 4 पकड़े थे, सॉरी मैंने 2 और 3 गलती बोल दिया, 2 और 4 पकड़े मैंने, ऑक्सीजन कार्बन के बीच का पकड़ा है ना, 2 और 4 पकड़े। यहाँ पे भी मैं 2 और 4 पकड़ लूं, या चलो 1 और 4 ले लो। यहाँ पे मैंने 1 और 4, तो यहाँ पर भी मेरे को इन दोनों में भी 1 और 4 ही पकड़ने। कितने बॉन्ड 2, कितने बॉन्ड 1, कितने बॉन्ड 1 अपॉन के 1 2 3 ऐड कर लेना। कितना आएगा, इसका भी 4/3 निकल के आ रहा है। अब वो अलग बात है, सेम आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना आ रहा है 4/3। तो आइडेंटिकल एटम्स के जितने भी बॉन्ड है उनको रखना, और जितना नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उससे डिवाइड कर दो। सिंपल सा है, कुछ नहीं करना आपको, बच्चों वाली चीज है। क्लियर है। इसी तरीके से HF में कर ले। क्लियर है, कोई भी पकड़ ले 1 2 3 1 2 3 काउंट कर ले, 1 और 1 2/2 डायरेक्ट एक बॉन्ड ऑर्डर आएगा। क्लियर है, 2 और 2 1 गिरा 1 गिरा, बॉन्ड 1 गिना जाएगा, 1 2 का बीच में 1, इसको भी बॉन्ड ही गिनेंगे। ठीक है ना, तो 2/2 आएगा आंसर। क्लियर है। इसमें देखो कार्बन 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 कार्बन, इसमें भी बना लो कार्बन सारे। अब नंबरिंग कर दूं मैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 and 6 आइडेंटिकल रखने, इसलिए कोई भी 2 पकड़ लो, कोई से भी 2। मैं 1 और 6 पकड़ रहा हूं। नंबर ऑफ बॉन्ड 1 पहले वाले में, दूसरे में 1 और 6 में कितने 2, तो 1 + 2 अपॉन कितने स्ट्रक्चर 2, तो 1 + 2 3/2, कितना आ गया 1.5, कितना आ गया 1.5। दैट्स इट। तो ये इसका बॉन्ड ऑर्डर है। इसी तरीके से इसको पकड़ो, इसी तरीके से इसको पकड़ो भाई, हाँ या ना। इसमें C और O को पकड़ लो, इसको पकड़ लिया मैंने, किसको C और O को। कितने बॉन्ड 1 2, इसमें कितना 1, तो 2 + 1/2 कितना 1.5। दैट्स इट। क्लियर है, हाँ या ना। यहां पर ही तो रेजोनेंस दिखाई है, पकड़ लो 1 2 और 1, 3/2 1.5, 3/2 1.5। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन आइडेंटिकल एटम्स अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। दैट्स इट, खत्म बात। ये हो गए बॉन्ड ऑर्डर के फॉर्मूले इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। तो ये आपका कंप्लीट होता है भाई रेजोनेंस, और इसी के साथ आपका दी एंड होता है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का। लेंदी चैप्टर था, इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। जो 11th क्लास के बच्चे हैं, जो नए नए बच्चे सुन रहे हैं, बेसिक्स है, ये बेसिक चैप्टर है आपका। ये आप मान सकते हैं ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिस है। इसी के ऊपर ही सारी चीजें आधारित होती हैं लगभग। इसमें इतने सारे चीज पढ़ाई हैं जिससे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत हेल्प ले सकते हो आप। क्लियर है। तो 2 चैप्टर में जैसा कि पहले ही बता चुका हूं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग, ये 2 ऐसे चैप्टर हैं, इसमें रेडॉक्स भी इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, ये 2 ऐसे चैप्टर हैं जिनके बेसिस पे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत आसानी से समझ सकते हो। क्लियर है, हाँ या ना। तो यहां पर आपका फिनिश होता है भाई केमिकल बॉन्डिंग। इसी के साथ मैं इस चैप्टर का दी एंड और इस सेशन का भी दी एंड करता हूं। क्लियर है। उम्मीद करता हूं आपको इस चैप्टर में जितने भी आपने सेशन सुने हैं सब अच्छे से समझ आए होंगे, सबके नोट्स बनाए होंगे, और उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने याद भी कर लिया होगा। क्लियर है। तो भाई अब अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ मिलता हूं, और उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को मेरी वीडियो भी पसंद आई होगी। तो जरूर लाइक करना इस वीडियो को, और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सब्सक्राइब करें। क्लियर है। तो अब अगले सेशन में एक नए चैप्टर और एक नए टॉपिक के साथ मिलता हूं। थैंक यू वेरी मच।